हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, अभी हम कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस इन इंडिया इस बुक को पढ़ रहे हैं। इस बुक का ये 5th यूनिट है जिसमें हम दलित लिटरेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस यूनिट में हम 4 अलग अलग चैप्टर्स और पोएम्स पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इन सभी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि आखिर दलित लिटरेचर इस यूनिट में हम किन अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं जानने की आखिर दलित होता कौन है और दलित का लिटरेचर क्या है। दोस्तों, अब दलित कौन होते हैं ये मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं। सोसाइटी का वो तबका जिन्हें कई सेंचुरीज से दबा कर रखा गया है, उन्हीं को हम दलित कहते हैं। 1958 से पहले तक दलित सोसाइटी को अक्सर हरिजन या फिर अस्पृश्य समाज के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1958 में पहली दलित लिटरेचर की सभा हुई और इस सभा में यह तय किया गया कि इसके बाद ना हरिजन या फिर अस्पृश्य इस तरह के अलग अलग टर्म्स को हटा दिया जाएगा और उसके स्थान पर दलित इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये जो पहली सभा हुई थी 1958 वाली, इस सभा को कुछ इस तरह से निग्लेक्ट किया गया जैसे वो दलित लोगों को हजारों सालों से, सेंचुरीज से निग्लेक्ट किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये टर्म कैचअप होता गया और आज की डेट में हम ज्यादातर जब भी कब इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो हम दलित इस वर्ड का उपयोग करते हैं। इसके पीछे एक गवर्नमेंट का रीजन भी है, वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने जीआर निकाले हुए हैं, गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस निकाले हुए हैं, जिनमें उन्होंने ये नॉमिनेट किया है, ये डिसीजन लिया है कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद दलित इसी शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करने के लिए। दोस्तों, अब जब हम दलित समुदाय की बात करते हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि आखिर दलित समुदाय अपना जीवन किस तरह से बिताता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जिस तरह से अपना जीवन बिताता है उसी की एक छवि, उसी की एक परछाई हमें उन लोगों द्वारा लिखे गए लिटरेचर के अंदर भी देखने को मिल जाती है। अब जब हम दलित समुदाय की बात करते हैं तो ये ऐसा समुदाय रहा है जिसे कई सारी सेंचुरीज से समाज में सबसे नीचे दबा कर रखा गया है, उन्हें तोड़ा मरोड़ा गया है और इसीलिए ये दलित शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दलित का अर्थ होता है कुचला गया ऐसा समुदाय, जिसे दबाया गया है ऐसा समुदाय। तो ये ऐसा समुदाय है जिसे अपर कास्ट वालों ने कई सारे सेंचुरीज से, हजारों सालों से दबा कर रखा हुआ है। इन लोगों के अगर हम घर भी देखेंगे तो पूरे मेन विलेजेस से, मेन शहरों से, इंपॉर्टेंट सेक्शन से बाहर रहते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे उन लोगों के जीवन में कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं हो, ये हर तरह के काम करते हैं। जब भी हम दलित समुदाय के कामों के बारे में बात करेंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के यहाँ पे बात कर रहे हैं। हालांकि आज के प्रेजेंट मौजूदा समय में अगर हम देखें तो दलित समुदाय वही काम करता है जो कि बाकी समुदाय भी काम करते हैं। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो दलित समुदाय के लोग वो लोग हुआ करते थे जिन्हें लगभग हर एक इम्पॉर्टेंट काम दिया जाता था। अब फिर वो शहर की साफ सफाई करना हो, अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग करना हो, खेतों में हाथ बटाना हो, लेकिन काम तो ये हर तरह के करते थे, लेकिन इन्हें रिस्पेक्ट या फिर आदर नहीं दिया जाता था, ना ही समाज में इन्हें कोई स्थान दिया जाता था, बल्कि इन्हें अस्पृश्य कहकर, हरिजन कहकर इन्हें दबा कर रखा जाता था। अगर किसी दलित व्यक्ति का हाथ किसी अपर कास्ट व्यक्ति को छू जाए तो यहाँ तक बात बढ़ जाती थी कि उस दलित व्यक्ति का हाथ तक काट दिया जाता था। अगर गलती से कुछ उनकी परछाई अगर अपर कास्ट लोगों के ऊपर गिर जाए तो उनके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था और कहा जाता था कि अब 21 दिन तक या कुछ एक पर्टिकुलर अमावस्या या पौर्णिमा आने तक तुम्हारी पीठ पीछे पूंछ की तरह ये झाड़ू बंधा रहना चाहिए, तभी जाकर उस अपर कास्ट व्यक्ति के ऊपर जो बला तुम्हारी परछाई पड़ने से आई है वो टलेगी। और अन्य कई सारी ऐसी धारणाएं हुआ करती थी। इन धारणाओं के बोझ के तले इस समुदाय को पूरी तरह से दबा कर रखा जाता था। दलित लिटरेचर इसी एंग्विश से, इसी आक्रोश से, इसी गुस्से से पैदा होकर बाहर आता है। जब एक दलित व्यक्ति लिटरेचर के थ्रू अपने इन्हीं भावनाओं को, अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस को उजागर करता है, तब हम उसे दलित लिटरेचर का नाम देते हैं।
दलित लिटरेचर में वैसे आमतौर पर अगर देखा जाए तो कविताओं के माध्यम से बहुत ही इफेक्टिव लेखन कार्य किया जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ ऑटोबायोग्राफी, शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स ये भी अन्य इम्पोर्टेंट माध्यम आज की डेट में उभर कर आ चुके हैं। अब आने वाले समय में अगर हम देखें तो महिलाएं भी दलित लिटरेचर में अपना इम्पोर्टेंट सहयोग, इम्पोर्टेंट योगदान देते हुए हमें नजर आ रही है। दोस्तों, इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन टू दलित लिटरेचर देखने जा रहे हैं, जिसे अमेरिकन महिला एलेनर झिल्लट इन्होंने लिखा हुआ है। दोस्तों, इस एक चैप्टर में हम देखेंगे कि आखिर दलित लिटरेचर की हिस्ट्री क्या है। संत चोखामेला, जो कि 13th सेंचुरी में महाराष्ट्र के एक संत हुआ करते थे, वो खुद भी एक दलित व्यक्ति थे। उस समय के वो एक अस्पृश्य व्यक्ति थे। उनकी लेखनी, जो कि एक पहला राइटर कह सकते हैं हम दलित लिटरेचर की कैटेगरी में, वहां से लेकर मौजूदा समय में दलित लिटरेचर कहां तक आया है, इसके बारे में एक संक्षिप्त में जानकारी हमें इस पहले यूनिट में, इस पहले चैप्टर में देखने को मिलेगी। उसके बाद एक सेकंड पोएम है जिसे एफ.एम. शिंदे, फकीर मुंजाजी शिंदे, इस मराठी पोएट ने लिखा हुआ है। दोस्तों, जब हम दलित लिटरेचर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में आता है कि दलित लिटरेचर को एक दलित व्यक्ति ही लिख सकता है, क्योंकि दलित व्यक्ति ही उन एक्सपीरियंसेस को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेमचंद और एफ.एम. शिंदे और अन्य कई सारे ऐसे ऑथर्स हुए हैं जो दलित नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी लेखनी से उन्होंने दलितों के दुखों को उजागर किया है, और इनकी राइटिंग को भी हम दलित लिटरेचर के कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। तो जो सेकंड चैप्टर है वो एक पोएम है जिसका नाम है हैबिट, यानी आदत। इस पोएम में फकीर मुंजाजी शिंदे हमें बताते हैं कि एक बार जब किसी व्यक्ति को इंसल्ट सहन करने की आदत हो जाती है तो फिर वो आदत आसानी से मुड़ती नहीं है। तो यहाँ पर आदत किस चीज को कहा जा रहा है? यहाँ पर जो दलित समुदाय कई सालों से, कई हजारों सालों से अपने ऊपर शोषण सहता जा रहा है, अब उसे इस शोषण सहने की आदत इस हद तक हो गई है कि अब उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। अब वो किसी मिट्टी की कठपुतली की तरह बन गया है। थर्ड चैप्टर भी एक पोएम है जिसे एक एन.टी. राजकुमार नाम के तमिल ऑथर ने लिखा है। दोस्तों, इस पोएम में भी हम एक आक्रोश की भावना देखते हैं जब एन.टी. राजकुमार कहते हैं कि पतंग तुम तो उड़ रहे हो, लेकिन मैं इंसान हूं और मैं तुम्हारी परछाई को भी नहीं छू सकता। तो यहाँ पर वो दिखाना चाह रहे हैं कि एक दलित व्यक्ति का जीवन कितना ही क्षुल्लक हो चुका है, उसको कितना कम इम्पोर्टेंस है, समाज में उसके अधिकार कितने कम है। वो एक पतंग के परछाई की भी तुलना नहीं कर सकता, परछाई को भी छू नहीं सकता, इतना उसका जीवन निग्लेक्ट किया गया है। फोर्थ चैप्टर एक ऑटोग्राफी में से लिया गया एक छोटा सा सेक्शन है जिसे बामा इन्होंने लिखा है। करूकू नाम के इस चैप्टर में बामा अपने ऑटोग्राफी में से एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, जब हम दलित सेगमेंट की बात करते हैं तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हिंदू समाज के अंदर ही दलित लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्रिश्चियन दलित बामा, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया जो सेगमेंट हम पढ़ते हैं उसमें हम देख पाते हैं कि किस तरह से दलित समुदाय ना सिर्फ हिंदू समुदाय में है बल्कि अलग अलग समुदायों में, जैसे क्रिश्चियन समुदाय में भी एक दलित समुदाय है। अक्सर यह समुदाय वो लोगों से बना हुआ है जो लोग कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी में प्रवेश करते हैं। वो अब क्रिश्चियन तो बन जाते हैं, लेकिन जो पुराने क्रिश्चियन या फिर पारंपरिक क्रिश्चियन लोग हैं वो उन्हें क्रिश्चियन की तरह दर्जा नहीं देते, वो उन्हें अब भी दलित और अस्पृश्य ही मानते हैं। और ठीक उसी तरह से जैसे हिंदू समुदाय के अंदर दलित लोगों के जीवन की व्यवस्था हो जाती है, वैसे ही शोषण और वैसे ही हालातों का सामना ये क्रिश्चियन दलित लोग भी करते हैं। इसी के ऊपर बामा इनके ऑटोग्राफी में से लिया गया कुरुक्कू ये चैप्टर हमें एक नजर दिखाएगा, एक झलक दिखाएगा। दोस्तों, चलिए अब अगले वीडियो में बढ़ते हैं और एक एक चैप्टर को हम गहराई से पढ़ते हैं और जानते हैं कि दलित लिटरेचर इस सेगमेंट को पढ़ने के बाद हम इसमें से क्या सीख सकते हैं।